डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे विधायिका के संबंध में, यानी कि विधायिका क्या है, विधायिका किसे कहेंगे, किस प्रकार से विधायिका का गठन किया जाता है, कौन कौन लोग इसका गठन करते हैं, किस प्रकार से ये संचालित होती है, इसके संबंध में आज अपन विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विधायिका है उसका जो परिचय है उसके बारे में। तो विधायिका जनता द्वारा निर्वाचित होती है, यानी विधायिका का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, पब्लिक के द्वारा, अर्थात जनता के द्वारा, एवं जनता के प्रतिनिधि के रूप में ही ये क्या करती है, अपना कार्य करती है। जनता चुनती है और जनता के एक प्रकार से प्रतिनिधि के तौर पे ही ये अपना कार्य संपादित करती है। और विधायिका के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो सेंटर के अंदर पार्लियामेंट आती है, संसद जिसको अपन बोलते हैं, और राज्य के अंदर क्या आता है, विधानमंडल, यानी कि जो केंद्र के अंदर संसद का स्थान है वही राज्य सरकार में किसका स्थान आता है, विधान मंडल का आता है। यानी केंद्र के स्तर पर हो गई संसद और राज्य स्तर पर हो गई विधान मंडल, यानी जो स्थिति केंद्र में संसद की है वही राज्य के अंदर किसकी है, विधान मंडल की है। तो भारत की राष्ट्रीय विधायिका को अपन क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, जिसको अपन पार्लियामेंट कहते हैं, जिसका उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 79 से 122, यानी 100 अनुच्छेद 79 से लेकर 122 के मध्य में, यानी कि जो राष्ट्रीय विधायिका उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और राज्य की जो विधायिका होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विधान मंडल बोलते हैं। और इसमें फिर बात आती है द्विसदनात्मक विधायिका की, यानी कि सेंटर में भी और राज्य में भी संसद के भी 2 सदन होते हैं और विधानमंडल के भी कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। और संसद में 2 सदन कौन कौन से आप सब जानते हैं, 10th क्लास में पढ़कर भी आए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को अपन लोकप्रिय सदन या निम्न सदन भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपने उच्च सदन भी बोलते हैं, या उसको द्वितीय सदन भी बोलते हैं। तो ये 2 सदन हो गए अपने संसद के, और यही इसी प्रकार से विधानमंडल में भी राज्य स्तर पर 2 सदन होते हैं विधानमंडल के भी, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद। तो इसके संबंध में अपन देखेंगे अब कि द्विसदनात्मक विधायिका, यदि किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक विधायिका बोलते हैं। जैसे संसद में हो गया लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अगर अपन से संसद के अंग पूछे तो वो कितने हैं, 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इसी प्रकार से अपन विधानमंडल के अंदर भी 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में। और विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, और इसमें जो तीसरा अंग के रूप में अपन देखते हैं वो देखते हैं गवर्नर, राज्यपाल को। लेकिन सभी राज्यों में द्विसदनात्मक जो विधानमंडल व्यवस्था है वो नहीं है, सीमित राज्यों में है। उसकी संख्या है कौन कौन से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसी के बाद अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले संसद के संबंध में, तो संसद में जो लोकसभा है, जो जिसको अपन प्रथम सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, भारत की राष्ट्रीय विधायिका का निम्न सदन जिसको अपन बोलते हैं वो कौन सा है, लोकसभा है। और जिनके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता द्वारा, और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो ये एक प्रकार से क्या है, अस्थायी सदन भी इसको अपन बोलते हैं, और इसको लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनके सदस्यों को चुना जाता है। और वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 543 पे निर्वाचन होता है और 2 अंग भारतीय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं राज्यसभा की, तो ये एक स्थायी सदन है जिसको द्वितीय सदन कहा जाता है संसद का। तो भारतीय राष्ट्रीय विधायिका का जो उच्च सदन है जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता है। जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी कि विधानसभाओं के सदस्य हैं, वो किसको चुनते हैं, राज्यसभा सदस्यों को चुनते हैं। तो अपने चुने हुए प्रतिनिधि अगर किन्हीं सदस्यों को चुनते हैं तो वो एक प्रकार से क्या हो गए, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा हो गए, प्रत्यक्ष मतदान नहीं हुआ, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनको नहीं चुना जाता है राज्यसभा सदस्यों को।
तो राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, और कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। तो ये तो हो गई जो संसद है, अपने पार्लियामेंट है, उसके 2 सदनों की बात। एक तो हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, अर्थात प्रथम सदन और द्वितीय सदन। प्रथम सदन है वो क्या है, अस्थायी सदन है, और द्वितीय सदन है वो क्या है, स्थायी सदन है। प्रथम सदन का जो निर्वाचन होता है, अर्थात लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, जनता द्वारा, 5 वर्ष के लिए। और जो द्वितीय सदन है, जो स्थायी सदन है राज्यसभा, उसका जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, अर्थात अपने चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं। अगर बात करें अपन चुनते कौन हैं, तो वो चुनते हैं विभिन्न राज्यों में अलग अलग सीटों का निर्धारण है राज्यसभा में, और राज्यसभा की सीटों का जो निर्धारण है वो एक प्रकार से जनसंख्या के आधार पर किया गया है, लेकिन इनका निर्वाचन है वो राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो अपने चुने हुए प्रतिनिधि इनको चुनते हैं, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया। और कितने वर्ष के लिए चुनते हैं राज्यसभा सदस्यों को, 6 वर्ष के लिए। तो ये तो हो गई इनकी कुछ बेसिक बातें। अब देखते हैं इनका काम क्या होता है। जैसे विधेयक, तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि विधेयक अपन कहेंगे किसे, यानी कि जो भी नियम कानून बनाने का कार्य है वो अपन अच्छे से जानते हैं। ये शक्ति, अपना संविधान है वो किसको प्रदान करता है, पार्लियामेंट को करता है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को ही अपन क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। अगर कोई नियम कानून बनाने के संबंध में अगर कोई प्रस्ताव आता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उस प्रस्तावित कानून का जो एक प्रारूप होता है, खाका होता है, जिसको अपन ढांचा भी बोल सकते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। और ये विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं। तो विधेयक जैसे हो गया, निजी विधेयक हो गया, एक विधेयक होता है वो होता है सरकारी विधेयक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं निजी विधेयक से कहते हैं। एक तो होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जब कोई विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्य, यानी कि मैंने इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिख भी रखा है कि जब कोई विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी सदन में रखा जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक बोलते हैं। मंत्रिपरिषद आप अच्छे से जानते हैं, मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के आर्टिकल इसमें 74 के अंतर्गत दिया हुआ है, जिसमें ये स्पष्ट लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद का गठन है वो एक प्रकार से ये जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनमें से किया जाएगा, और मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो भी 91वें संविधान संशोधन के तहत फिक्स कर दी गई थी 15%। और अगर कोई मंत्रिपरिषद जो मंत्री होते हैं, जैसे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी होते हैं जिसको कैबिनेट मंत्री अपन बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, जब कोई सरकारी विधेयक उसी को बोलते हैं जब मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, मंत्रिपरिषद का आकार 15% होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो अगर मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो उस विधेयक को अपन क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक बोलते हैं। और निजी विधेयक वो होता है मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य संसद का अगर विधेयक है वो पेश करे तो उस प्रकार के विधेयक को अपन क्या बोलते हैं, निजी विधेयक बोलते हैं। यानी सीधा सा अंतर है, अगर मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो वो सरकारी विधेयक होता है, और जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है और संसद का कोई अन्य सदस्य, क्योंकि मंत्रिपरिषद में तो मात्र 15% कुल सदस्यों को 15% ही शामिल हो सकते हैं, तो उसमें अपन अच्छे से जानते हैं कि अगर अन्य कोई सदस्य या अपन कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त कोई सदस्य अगर विधेयक पेश करता है तो उस प्रकार के विधेयक को अपन क्या बोलते हैं, निजी विधेयक बोलते हैं। तो ये सरकारी और निजी विधेयक में आपको अंतर स्पष्ट होना जरूरी है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। अब बात आती है कानून की, क्योंकि ये विधेयक किससे संबंधित होते हैं, नियम कानून बनाने से संबंधित। तो कानून किसे कहेंगे, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिर कानून बोलते हैं। यानी विधेयक आता है, मान लीजिए संसद के किसी सदन में आता है, जैसे अपन उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कि लोकसभा में आया, तो लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, द्वितीय सदन राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, वो विधेयक नहीं रहता। जब वो प्रोसेस चलती रहती है, वो प्रारूप होता है, उसको विधेयक बोलते हैं। जब दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कानून हो जाता है। तो ये कानून के संबंध में भी अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रश्नकाल की। इसमें संसद पर एक प्रकार से नियंत्रण करने का एक प्रकार से माध्यम है कि किस प्रकार से ये जो मंत्रिपरिषद है, कार्यपालिका, उस पर नियंत्रण रखा जाता है। तो ये एक प्रश्नकाल होता है। संसद में प्रतिदिन किसी भी सदन की कार्रवाई स्टार्ट होती है तो प्रथम 1 घंटा यानी 11 से 12 बजे के मध्य में प्रश्नकाल कहलाता है, और इस समय में प्रश्नों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधी जो सभी बातों के संबंध में सदस्य हैं वो सरकार
सरकार से क्या कर सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अपने राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जानकारी अगर सरकार से लेना चाहते हैं कि किस प्रकार से किसी महत्वपूर्ण विषय पे सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, तो उस संबंध में अगर अपने को सूचना लेनी है, ये तो संसद के सदस्य हैं वो किस दौरान ले सकते हैं, प्रश्नकाल के दौरान ले सकते हैं। और प्रश्नकाल जो प्रारंभ का जो प्रथम घंटा होता है, जो 11 से 12 बजे के मध्य में चलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। ये भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक आता है शून्यकाल। तो सामान्य तथा प्रश्नकाल के पश्चात लगभग 1 घंटे का काल होता है, वो कौन सा होता है, शून्यकाल रखा गया है। और इस समय विचार के लिए विषय पहले से निर्धारित नहीं होते कि अपने को कौन सा पूछा जाता है। जैसे प्रश्नकाल में तो पहले से वो सोच कर आते हैं कि सरकार से ये अपने को क्या जानकारी लेनी है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले से कोई निर्धारित नहीं होता है। और इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, यानी कि अचानक कोई मुद्दा हो जाता है तो उसके संबंध में शून्यकाल के दौरान प्रश्न उठा सकते हैं, और मंत्री उसका उत्तर देने के लिए भी बाध्य नहीं होता है। जैसे प्रश्नकाल में बाध्य होते हैं, लेकिन जो शून्यकाल होता है उसमें कोई अगर महत्वपूर्ण मुद्दा उस पर प्रश्न उठाया गया है तो उसमें मंत्री उसका जवाब देने के लिए क्या नहीं होता है, बाध्य नहीं होता है। अब बात करते हैं अपन अविश्वास प्रस्ताव। ये सब के सब अपन देख रहे हैं, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, अविश्वास प्रस्ताव है। ये एक प्रकार से कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण की क्या है, साधन है। यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर किस प्रकार से नियंत्रण रख सकती है, ऐसे कौन से प्रावधान है जिसके तहत कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। तो अगला आता है, वो आता है अविश्वास प्रस्ताव। तो ये प्रस्ताव है वो सरकार के विरुद्ध लोकसभा में विपक्षी दल, यानी एक तो होता है सत्ता पक्ष जिसकी सरकार होती है, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है वो सत्ता पक्ष तो लेकर नहीं आएगा, वो कौन लेकर आएगा, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो लेकर आएंगे। तो ये प्रस्ताव है वो सरकार के विरुद्ध में लाया जाता है, और लोकसभा में विपक्षी दल होता है वो उनके द्वारा लाया जाता है। यदि लोकसभा में बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र, और इसी के साथ सरकार भी क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा अर्थ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य में होता है। सत्ता पक्ष ऐसा कोई नियम कानून लेकर आती है जिसके विरुद्ध में किसी मंत्री के विरुद्ध में या उस नियम कानून के हिसाब से उस मंत्री के विरुद्ध में विपक्ष है वो लोकसभा के अंदर क्या लेकर आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। और वो अविश्वास प्रस्ताव है प्रथम सदन, जिसको अपन बोलते हैं लोकसभा बोलते हैं, लोकप्रिय सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं, जो इसके लोकसभा के उपनाम है। उसमें अगर बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी कि एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। यानी कि एक के विरुद्ध आता है तो ये नहीं कि जिसके विरुद्ध आया वही हटेगा, जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आता है उसका अर्थ ये होगा कि वो संपूर्ण सरकार के खिलाफ आया है, और वो संपूर्ण सरकार के खिलाफ का मतलब हो गया कि संपूर्ण मंत्री परिषद को उस अविश्वास प्रस्ताव के साथ क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में भी अपने को क्या रखना है, ध्यान में। अपन से पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रस्ताव है वो सरकार के विरुद्ध में लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। यदि लोकसभा में बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पारित करते हैं, यानी लोकसभा बहुमत में इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद को इसमें क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र। और मैं आपको बता चुका हूं कि एक मंत्री के विरुद्ध भी त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो उससे संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व है। ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी कि एक मंत्री के विरुद्ध आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वही मंत्री हटेगा, संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी अपने विधायिका के संबंध में, जिसके बारे में आज अपन ने देखा है। इसके बाद में जो एक प्रकार से ये संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों हुई, राज्यसभा में किस प्रकार से कौन कौन से प्रावधान है, लोकसभा में कौन कौन से प्रावधान है, कितने सदस्य हैं, किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है, ये पूरी की पूरी डिटेल है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।